वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आरबीएससी ओल्ड पेपर 2015 2016 तक के पेपर हमने बच्चों सॉल्व कर लिए। जो हमारे पास पेपर अवेलेबल थे वहां तक हमने सॉल्व कर लिए। अब 2015 का बड़ी मुश्किल से मिला बेटा पेपर, तो 2015 का पेपर आज अपन सॉल्व करेंगे। काफी ओल्ड लगेगा, बहुत पुराना, लेकिन क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस जितना ओल्ड होगा उतने ही ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो 2015 जो है उसका पेपर आज अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और सभी स्टूडेंट्स जो भी बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो अब कमर कस लीजिए। आपके लिए इसलिए स्पेशल क्लासेस लगाई जा रही है जिसमें हर एक सब्जेक्ट के अब आपको ओल्ड पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी सभी स्टूडेंट से भी ये अपने फ्रेंड से भी ये बोले और शेयर करें कि हाँ बिनोरी लाइव क्लासेस पे जाके आप ओल्ड पेपर्स से सॉल्यूशन देख सकते हैं। अपने आरबीएससी बोर्ड के सभी जो पेपर्स हुए हैं उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो करें स्टार्ट। चलिए, तो ये अपना पेपर, उसका फ्रंट पेज जो कि आपको पता ही है उसमें क्या क्या लिखा आता है। ठीक है, अब वापस यहां एक बार फिर से बोलूंगा कि सभी स्टूडेंट्स इस पेपर का जैसे आपको पेपर मिले उसमें सबसे पहले सारे निर्देश पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं आपको, लेकिन निर्देश पढ़ने से बेटा क्या रहता है कि अपने को आइडिया लग जाता है। पेपर में कुछ भी स्पेशल निर्देश होगा, अगर कुछ भी स्पेशल बोला हुआ होगा तो वो आपको पता लग जाएगा, कब कहां क्या यूज करना है वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर सिस्टम आगे यहाँ पे क्या नंबरिंग है। और प्रश्न नंबर 23 जो है 23वां जो प्रश्न है वो बोला है कि ग्राफ पेपर पे बनाना। ठीक है भाई, ग्राफ पेपर पे बना लेंगे। और क्या है भाई, बस यही अपने पास यहाँ डिटेल है। डिटेलिंग पूरी आपके लिए मैंने यहाँ पे नोट कर दी। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं। अब पेपर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन यहां देखते हैं भाई कि क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, चलिए ये आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सेक इनवर्स ऑफ -2 देन माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, सेक इनवर्स में -2, सबसे पहले मुझे सेक इनवर्स में -2 चाहिए, तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूं, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, अब कॉस इनवर्स में, कॉस में 1/2 कब आता है, वहां पे सेक आता है, सेक में 2 आएगा, तो कॉस में 1/2 आता है π/3 पर, तो पाई माइनस π/3 दैट इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, अब मान रख देते हैं इसमें, तो सेक इनवर्स ऑफ -2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब साइन इनवर्स में 1/2 ये आता है बेटा कहां पर, ये आ जाएगा अपने पास π/6 पर, तो अपने पास हो जाएगा 2π/3 माइनस π/6। एलसीएम में लसपा लेंगे 6, ये हो जाएगा 4π माइनस पाई दैट इज 3π/6 और π/2। ठीक है, 3 से 2 बार कट जाएगा तो π/2 आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, π/2 हो गया। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जस्ट अपने को बस ये ध्यान रखना है कि सेक इनवर्स में अगर नेगेटिव आए तो पाई माइनस सेक इनवर्स होता है। इसी प्रकार से कॉस में और कॉट में भी होता है। ठीक है, तो सेक, कॉस एंड कॉट 3 याद रखने, जब भी इसके अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव आए तो पाई माइनस करके लिखना है। ठीक है, ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आते हैं नंबर सेकंड पे, दूसरा प्रश्न बोला है 2a + b दिया हुआ है, a की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप b का मान रखेंगे तो 2a बराबर आप लिखेंगे बेटा यहां पर 3 माइनस 1 2 4 माइनस b। ठीक है, 2a + b दिया हुआ था, हमने b को वहां शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में पक्षांतरण करना। तो अपन ने पक्षांतरण कर दिया, b उधर गया, b के मान रखेंगे तो 2a बराबर 3 माइनस 1 2 4, 3 माइनस 1 2 4 देन माइनस b का मान आ जाएगा -1 माइनस 5 0 2।
अब अगर देखें तो 2a बराबर कितना आ गया, 3 माइनस माइनस, तो ये बन गया 4, है ना। पहली वैल्यू बन गई अपने पास 4, माइनस 1 प्लस का 5 दैट इज अगेन 4, 2 माइनस 0 इज 2 और 4 माइनस 2 इज 2। ये आ गया आपके पास 2a। तो a बराबर क्या बन जाएगा, a यहां से इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा अपने पास a इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 2 1 1। ठीक है, ये आ गया अपना फाइनल आंसर। तो a बराबर आ गया 2 2 1 1। ओके, इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लिया सॉल्व। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या दिया हुआ है कि a और b आपको गिवन है और इनका मल्टीप्लीकेशन अपन को फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है। तो बेटा अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, अब थर्ड में a दिया है b दिया है, ए बी का डैश बोल रहा है, कर देते हैं। a बराबर 1 2 3, b बराबर 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, a बराबर बोला है 1 2 एंड 3, क्या बनेगा 1 गुणा 3 का। ठीक है, b बराबर हमें दिया है 1 2 3 मतलब 3 गुणा 1। अब जब a b निकालेंगे आप तो कैसे लिखेंगे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये अपना तरीका रहेगा। इसका रहेगा 1 गुणा 3, इसका रहेगा 3 गुणा 1, हो गया। अब ये आपको यहां से पता लग जाएगा, जब ये 1 गुणा 3 है और ये 3 गुणा 1 है, तो जो इनका रिजल्टेंट है वो 1 गुणा 1 का, मतलब केवल एक एलिमेंट आने वाला है। तो एक एलिमेंट आने वाला है तो भाई क्या आएगा, देखें जरा, 1 1, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ये बन जाएगा 4 और 1 5। ठीक है, बन जाएगा 14, मतलब केवल 14 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा यहां पे इस प्रकार से। अब हमको ये नहीं पूछा, हमको ए बी का डैश पूछा है। तो ए बी का डैश मतलब परिवर्त, वो भी यही आएगा। क्यों, क्योंकि 1 गुणा 1 का परिवर्त करने पर भी वही मान आता है। तो यहां पे सेम आएगा मान दोनों का। ठीक है, तो ए बी भी यही आया, ए बी डैश भी यही आया। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, जो कि मेरे फेवरेट फॉर्मूले पर आया है। कौन सा फॉर्मूला, वही अपना 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आते हैं क्वेश्चन पे नंबर 4। इसका समाकलन करना है अपन को, तो क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x dx, 1 प्लस कॉस 2x dx समाकलन में। अब यहां पे 1 प्लस कॉस 2x मतलब कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 कॉस स्क्वायर x पूरा अंडर रूट में। इसके बाद तो कितना इजी हो गया प्रश्न, आ ही गया होगा सबको। √2 बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ये यहां से अंडर रूट के बाहर आएगा तो कॉस एक्स dx। अब आपको ये बताना है कि cos x का समाकलन क्या होता है। तो cos x का होता है सिंपली, ठीक है, तो समाकलन यहां पे लिख देंगे, ये हो जाएगा अपने पास प्लस सी। ठीक है, ये हाँ ये क्या किया। ठीक है, तो बेटा ये हो गया अपने पास √2 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। बस हो गया, यहां पे समाकलन खत्म। तो ये हो जाएगा अपने पास √2 साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ समाकलन था। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है हमसे
dy बाय डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, व्यापक हल चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, dy अपॉन डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, व्यापक हल मतलब ये कि जनरल सॉल्यूशन निकाल के देना है आपको। अब जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्व करते हैं उसे। तो यहां पे जब देखोगे तो बेटा dy बाय डी एक्स ये चरों का पृथक्करण हो सकता है, तो अपन चरों का पृथक्करण विधि ही लगाने वाले हैं यहां पे, ठीक है। तो लगाते हैं चरों का पृथक्करण। अब यहां पे चर का पृथक्करण करेंगे तो देखो dy के साथ में ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx के साथ में आ जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं इसको। अब यहां ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बन गया। समाकलन करना है, दोनों तरफ समाकलन अप्लाई कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ समाकलन अप्लाई कर दिया, क्या देगा इधर वैल्यू, इधर देगा tan इनवर्स y बराबर, इधर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। यहां पे देखो एक नंबर के लिए इतना भी छोड़ सकते हो और जहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है वहां फॉर्मूला लगा के थोड़ा हल करके दे दो जिससे थोड़ा सही लगेगा। तो यहां tan इनवर्स y बराबर में tan इनवर्स x है, अगर अपन पक्षांतरण कर ले तो कितना बन जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर c। तो देखा जाए इसे लिख सकते हैं अपन tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो थोड़ा और सॉल्व करें तो tan इनवर्स c वहां शिफ्ट कर देंगे तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई बराबर tan c, ठीक है। tan c को आप c1 भी मान सकते हैं। अब थोड़ा स्टेप ज्यादा कर दिए एक नंबर के हिसाब से, बट ठीक है, आपको समझ में आ गया ना पूरा। मान लीजिए बड़े प्रश्न में आ गया तो भी तो पूरा हल करोगे, तो पूरा हल इस प्रकार से चरों का पृथक्करण विधि लगानी है आपको। यहां अपन ने dy के साथ में 1 प्लस वाई स्क्वायर लेके आए, dx के साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले गए, दोनों तरफ समाकलन किया, समाकलन से हमारा काम हो गया। फॉर्मूला लग सकता था, फॉर्मूला लगाया, tan को शिफ्ट कर दिया, ओके। ये होता है यहां पे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या अपन को बोला है और कैसे सॉल्व करना है। यदि दो राशियों a वेक्टर तथा b वेक्टर के परिमाण 1 तथा 2 है, ठीक है भाई, परिमाण दे दिए 1 तथा 2 है, फिर a डॉट b 1 है, तो इन सदिशों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। तो क्या हो गया यहां पे क्वेश्चन नंबर 6, a वेक्टर का परिमाण आपको दिया है 1, बी वेक्टर का परिमाण दिया है 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फॉर्मूला होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी दैट इज 1 अपॉन ए का परिमाण 1 मल्टीप्लाई 2। तो थीटा बराबर 1/2 कब आता है कॉस में 60 डिग्री पर, है ना। तो ये बन जाएगा 60 डिग्री, या आप लिख सकते हैं पाई अपॉन 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है 60 डिग्री या पाई बाय 3। नेक्स्ट चलते हैं, बोला है अगले प्रश्न में नंबर 7, एक्स अक्ष की दिक् कोजा ज्ञात कीजिए। दिक् कोजाइन लिख दिया, ठीक है। दिक् कोजाइन इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, वो इसने हिंदी में भी दिक् कोजाइन लिख दिया, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा वर्ड की कई बार प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, तो हिंदी और इंग्लिश जरूर देख लेना और थोड़े वर्ड्स इंग्लिश में भी याद कर लो जिससे आपको इजी रहे समझने में भी, और कभी अगर यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का चक्कर पड़े तो भी इजीली समझ जाओ, ठीक है। एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन आपको निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइन अपन को निकालनी है, एक्स अक्ष की निकाल देते हैं। तो यहां पे दिक् कोज्या होती है एल कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा और एन कॉस गामा, ठीक है।
एक्स अक्ष, देखो अल्फा बीटा गामा क्या होता है, एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। अल्फा बीटा गामा होता है एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। अब एक्स अक्ष अपने साथ कितना कोण बनाएगा, खुद के साथ बनाएगा अल्फा बराबर 0 डिग्री। बीटा मतलब वाई के एक्स अक्ष वाई के साथ कितना कोण बनाएगा, वाई के साथ बनाएगा 90 डिग्री। और गामा मतलब ये कोण कितना बनाएगा, 90 डिग्री जेड अक्ष के साथ। ठीक है, तो एक्स अक्ष खुद के साथ बनाया 0 डिग्री, वाई अक्ष के साथ बनाया 90 डिग्री और जेड अक्ष के साथ बनाया 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, L बराबर cos 0 दैट इज 1, M बराबर cos 90 0 और N बराबर cos 90 0। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे कंप्लीट 100, ये आएंगे इसके मान। अब आते हैं 8th पे, क्वेश्चन नंबर 8। मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से हमें समतल की दूरी ज्ञात करनी है। डायरेक्ट अपने पास तरीका है, चलिए तो मूल बिंदु आ गए अपने पास, मूल बिंदु पता ही है 0 0 एंड 0। समतल के समीकरण में मान रखेंगे और ज्ञात कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले समतल की समीकरण। अब समतल की समीकरण को पहले कार्तीय रूप में लिखेंगे। ठीक है, कार्तीय रूप में लिखने के लिए ये बन जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6 बराबर 0। ये आगे कैसे लिखा बेटा, हमने यहां क्या किया, जो r सदिश था उसको x i कैप, y j कैप एंड z k कैप लिख दिया और ऐसा लिखकर हमने उसका मल्टीप्लाई कर लिया। और जैसे मल्टीप्लाई किया आपको वैल्यूज मिल गई, क्या क्या मिली, 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस का 6 बराबर 0। अब दूरी निकालते हैं, तो डिस्टेंस बराबर मॉड, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मॉड यूज कीजिए। ठीक है, तो d बराबर ये यहां पे रखेंगे वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 4 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, इन सब के जो x का गुणांक था उसका वर्ग, y के गुणांक का वर्ग और z के गुणांक का वर्ग आ गया बटे के अंदर। तो 4 4 8 और 1 9, तो सामने आ गया 6 बटे में आ गया 3, ये आ जाएगा 2 इकाई। ठीक है, तो मूल बिंदु है या बिंदु 0 0 0 है, वहां से समतल की जो डिस्टेंस है वो है 2 इकाई। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नंबर 9, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। ये तो एलपीपी का प्रश्न आ गया। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, एलपीपी मतलब रैखिक प्रोग्रामन। हाँ समझ गया, हिंदी चक्कर पड़ जाता है हिंदी इंग्लिश का। ठीक है, तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, वैसे आप जानने लगे होंगे बच्चे। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, साथ में दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे शुरू करते हैं पेपर में, तो सिर्फ डायग्राम ही बनाना है आपको। ये बना, सबसे पहले 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, x बराबर 0 पर, y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y हो जाएगा, निकालो वैल्यू यहां पे। तो ये बेटा हो जाएगा अपने पास ये 0 हो गया तो 6, तो ये बन गया 0,6 बिंदु आ गया एक। अब यहां पे y बराबर 0 पर x बराबर निकालते तो ये हो जाएगा 3, तो वैल्यू आ जाएगी 3,0। बना लेते डायग्राम। ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया मूल बिंदु। 3,0 ये हो गया 3,0। ठीक है, 0,6 ये हो गया 0,6, दोनों बिंदुओं से जोड़ती हुई एक सरल रेखा। लेस देन है
मतलब इसने बोला अंदर की तरफ, ठीक है। लेस देन इक्वल टू जब भी आता है किसी भी व्यवरोध में, लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है मूल बिंदु की तरफ, ठीक है। तो ये मूल बिंदु की तरफ आ गया हमारा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं पहले चतुर्थांश में, मतलब इधर से ये पॉजिटिव वाला एरिया और ये बताता है यहां पे पॉजिटिव वाला एरिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हल क्षेत्र, ये आ गया हल क्षेत्र 3,0 और 0,6 के लिए। ये होता है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नंबर 10, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा एक के बाद एक, यादृच्छा मतलब रैंडमली होता है ना, रैंडमली अपन ने पिक किया है, एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के लाल रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग के होने की प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है, 2 पत्ते निकाले गए हैं एक के बाद एक, ठीक है। देखें, एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले गए हैं, तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सा प्रश्न है। जो रेड कलर के पत्ते होते हैं वो अपने पास होते हैं टोटल 26 और टोटल पत्ते होते हैं बेटा 52, ठीक है। बिना प्रतिस्थापन के निकाला गया है, मतलब एक पत्ता निकाला है, लाल है और उसको साइड में रख दिया। अब गड्डी में कितने पत्ते रह गए? 51। एक पत्ता लाल निकला है तो लाल पत्ते कितने रह गए? 25। समझ गए? अब देखो यहां पे यही पूछ रहा है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, तो 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के लाल रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू, पहले थे अपने पास 26 और टोटल था 52, अब एक कम हो गया मतलब 25 और अब टोटल हो गया 51, मतलब ये 1/2 गुणा 26/51 बराबर 26 कहां से लिख दिया, 25/51 और ये हो जाएगा अपने पास 25/102 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 25/102। आप चाहें तो ये डायरेक्टली इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं आपको सी यूज करना है तो एक और मेथड है, आप लिखेंगे, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू, दूसरे मेथड में बेटा आपको कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, चीज वही है, आप कॉम्बिनेशन यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे 26 में से 2 पत्ते निकाले गए बटा 52 में से 2 पत्ते निकाले गए, ये हो जाएगा 26 25/2 गुणा 1, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन आता है, संचय आता है, उसका शॉर्टकट है ये। 26 को जितना यहां सी के नीचे लिखा है उतना रिवर्स क्रम में लिखो, तो 26 और 25 बटे 52 को भी लिखो, 52 और 51 और बटे में 2 गुणा 1, इन दोनों के कैंसिल हो गए, ओवरऑल यही रिजल्ट आने वाला है 25/102, ठीक है। सेम चीज हो गई, वो डिजाइन ही ऐसा किया गया है बेटा सब कुछ कि आप मैथ्स में अगर प्रॉपरली मेथड से चल रहे हैं तो आप गलत होंगे ही नहीं, ठीक है। फाइनल आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11वें प्रश्न में बोला है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जेड में परिभाषित संबंध आर 3 से भाज्य है, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है भाई, सिद्ध करते हैं। जेड में ए आर बी बराबर ए माइनस बी। तो क्वेश्चन नंबर 11, जेड में आर जो है वो किस प्रकार से है, ए आर बी ए माइनस बी बोला है, ए आर बी ए माइनस बी 3 से भाज्य है, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ है संबंध कि भाई a माइनस बी, ए जो है वैल्यू वो 3 से भाज्य है। अब हमको ये दिखाना है, शो करना है कि ये तुल्यता संबंध है,
देखें तुल्यता में क्या रहता है, तुल्यता में सबसे पहले अपन स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्यता खुद के साथ पहला पॉइंट, फिर सम्मितता और फिर संक्रामकता। ठीक है, चलिए ARA कितना देगा भाई, ये देगा A माइनस A दैट इज इक्वल टू 0, 3 से भाज्य है। ठीक है, फ्रैक्शन तो नहीं दे रहा ना, 3 से भाग लग रहा है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है। ठीक है, यहां पे ये चीज तो हो गई भाई, स्वतुल्य है। चलिए फिर देखें आगे और क्या है, अतः स्वतुल्य है। अब आते हैं सम्मित, ARB, A माइनस B 3 से भाज्य है। यदि में होता है तब आप कहते हैं, तब BRA वैल्यू क्या बनेगी, B माइनस A, और क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ A माइनस B 3 से भाज्य होगा। हमें भाज्य से मतलब है। ठीक है, अगर A माइनस बी 3 से भाज्य है तो B माइनस ए भी तो 3 से भाज्य होगा ना। ठीक है, माइनस का फर्क आएगा लेकिन भाज्य तो होगा। यहां पे मतलब फर्क से नहीं है, यहां पे मतलब भाज्य होगा कि नहीं होगा, होगा। अतः सम्मित है। ठीक है, अब देखते हैं संक्रामक। यदि ARB A माइनस बी 3 से भाज्य है, फिर देखते हैं B माइनस ए व BRC B माइनस सी 3 से भाज्य है। ARB भी 3 से भाज्य है, B माइनस BRC भी 3 से भाज्य है। तब अब ऐसी कोई विधि लगाओ जिससे A माइनस सी आ जाए, तो अपन बोल देंगे ARC संक्रामक हो गया। ठीक है, तो देखो यहां पे दोनों को जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ने पर A माइनस बी 3 से भाज्य, एक साथ ही लिख देते हैं, ये दोनों को जोड़ दिया, A माइनस बी B माइनस सी 3 से भाज्य है। जोड़ा तो B से B कैंसिल हो गया, A माइनस सी 3 से भाज्य है, और ये क्या दे रहा है, ARC 3 से भाज्य होगा। ठीक है, तो अब यहां क्या किया अपन ने, विधि लगाई, दोनों को जोड़ने पे अपन को मिल गया 3 से भाज्य होगा, और अपना काम यहां पे हो गया। ठीक है, तो स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है। तो अपन लिखेंगे यहां पे, अतः संक्रामक भी है। इसलिए तुल्यता संबंध होगा। यही हमसे पूछा था, तुल्यता संबंध है कि नहीं है, जरा देखें। विभाज्य तुल्यता संबंध है, ये हमसे पूछा था प्रूव करो, तो प्रूव कर दिया हमने, तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये स्वतुल्य है, सम्मित है एवं संक्रामक है। जब इस तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, अतः ये स्वतुल्य तुल्यता संबंध है। अथवा में दिया है हमें f और g दो फलन है, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और gx बराबर दे रखा है बेटा, fx दे रखा है और gx भी दे रखा है अपन को, वो दिया है हमें यहां पे 2
2x माइनस 3, तो आपको FOG, GOF तथा GOG दोनों तीनों चीजें बनानी है। ठीक है, तो लिखते हैं, ये आ गया, यहां पे आ गया, और में क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए अब देखें क्या क्या पूछ रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग करते जाते हैं। तो यहां हमसे बोला है भाई f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, g ऑफ x बराबर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब क्या निकालना है, FOG, GOF और GOG। FOG, GOF एंड GOG, ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। करें स्टार्ट। तो जैसा देख पा रहे हैं बेटा आप आराम से, यहाँ पे f ऑफ x आपके पास है, g ऑफ x आपके पास है, तो FOG ऑफ x बराबर क्या बनाओगे, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g। अब यहां पे r से r में सभी संबंध, ठीक है, तो f ऑफ, देखें जरा, g ऑफ x दैट इज 2x माइनस 3। ओके, अब ये बन गया, यहां पे मान रखेंगे इसमें फलन का, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो ये अपने पास हो गया f ऑफ 2x माइनस 3, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो क्या बनेगा, तो देखिए यहां पे वैल्यू पुट करने पे बनेगा f ऑफ, मतलब इस फलन में अपन रखेंगे तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x प्लस 1, तो बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10। ये हो जाएगा फॉग ऑफ x। अब दूसरा फाइंड करना है GOF, ठीक है, गॉफ। अब इसमें GOF के लिए GOF ऑफ x बराबर G f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x का मान अपने पास ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा, G ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ x का मान रख दिया। अब ये G में जाके रखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 GOF ऑफ x। फॉग निकाल दिया, गॉफ निकाल दिया। अब हमें थर्ड पार्ट फाइंड करना है GOG, तो GOG ऑफ x बराबर G ऑफ GX दैट इज इक्वल टू G ऑफ GX। ये हो गया 2x माइनस 3, ये बन जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 3, 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3। अब यहां पे अगर इसको सॉल्व करें तो बनेगा 2 2 जा 4x माइनस 6 माइनस 3, 4x माइनस 9, GOG ऑफ x। अब हमें 3 रखना है यहां पे, तो ये GOG ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 गुणा 3 माइनस 9, 12 माइनस 9, ये देगा अपने को 3, ठीक है, GOG ऑफ 3 भी 3 ही आ गया, तो 4 तिया 12 माइनस 9, तो ये बन गया अपने पास 3। तो ये आपके 3 पार्ट में क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 का और वाला पार्ट है। 3 पार्ट में क्या क्या बोला था कि भाई मुझे सारी वैल्यूज निकाल के दो, निकाल दिया अपन ने, FOG निकाल दिया, GOF यहां निकाल दिया, और GOG ये आया 4x माइनस 9, और इसमें x की वैल्यू इसने रखवाई है, तो हमने x की वैल्यू जो इसने मांगी उसके अकॉर्डिंग रख दी, और रखी तो 3, ये आ गया 12 माइनस 9 3, ठीक है। ये हो गया अपना 11वां प्रश्न कंप्लीट। तो यही प्रश्न था यहां पर। अब चलते हैं आगे 12वें प्रश्न पे। क्या बोला है भाई 12वें में,
तो ये बोला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है। चलिए अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में बोला है, अरे यहां पे भी और है, चलो दो दो प्रश्न है, ठीक है, फायदा ही है आपको तो और से दो ऑप्शन मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा इजी है, पर बच्चों को ये फर्स्ट वाला भी इजी लग सकता है, ठीक। चले दोनों करते हैं। तो 12वें प्रश्न में पहले बोला है हमें सिद्ध कीजिए, कराओ भाई सिद्ध कराओ। बोला है 2 tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 1/7, तो 2 LHS पार्ट ले रहा हूं मैं, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्या करें यहां पे 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2x अपॉन, फॉर्मूला है अपने पास ऑलरेडी, क्या होता है 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप्लाई करते हैं यहां पे, तो ये बनेगा अपने पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। क्या वैल्यू देगा ये, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/4 यहां पे बचेगा 3/4, तो अपने पास वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स 3/4, तो ऊपर जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है बेटे, ये सारे पेपर जो आपको करा रहे हैं ना, इन पेपर को आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि एग्जाम में हम इतने नंबर का तो आराम से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे पेपर कर लोगे फिर तो रुकने की बात ही नहीं बनती, जैसा 2017, 18, 19, 20, 22, तो फिर 23, समझ गए। तो प्रैक्टिस जरूर करें, इसलिए सारे पेपर सॉल्व करवा रहा हूं एक एक। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इस पर्टिकुलर पेपर का ये क्वेश्चंस करा दीजिए, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स भी अगर टाइम मिलेगा तो बिल्कुल कराए जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये आ गया अपने पास फॉर्मूला, अप्लाई करना है और सॉल्व करके आंसर दे देना है, ठीक है। चलिए देखें क्या बनता है भाई, तो tan इनवर्स ऊपर लसअप आ जाएगा एलसीएम 21, तो 28 प्लस 3 और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 4/21, तो 21 माइनस 4/21, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया अपने पास tan इनवर्स 31 अपॉन 17। यही हमारा आरएचएस था, हेंस प्रूव। हमें आरएचएस लाना था, आ गया, अपने आप आ गया सॉल्व करते करते, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 के और वाले पार्ट पर, जो कि बहुत इजी है मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को, सेकंड वाला पार्ट, लेकिन फर्स्ट ये भी सरल सा ही है, चलो ठीक है। कोई सा भी अटेम्प्ट करो, नंबर पूरे लाने हैं बस, ठीक है। नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पे 12th बोर्ड के लिए। चलिए tan इनवर्स अंडर रूट में दे रखा है a1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स अंडर रूट में दे रखा है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, फिर से 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, यही होगा, ठीक है। एलएचएस पार्ट ले रखा है हमने, हिंट आपको क्वेश्चन में भी मिल रहा है, देखो इसका मतलब कहीं ना कहीं बेटा
हमको ये जब प्रूव करना है तो इसमें cos x आ रहा है, इसका मतलब x की जगह cos 2 थीटा रखो या cos थीटा रखो, ठीक है। अब वो आपकी इच्छा, आप 2 थीटा रखते हो या थीटा रखते हो, दोनों से सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, तो x बराबर cos 2 थीटा रखने पर देखिए जरा क्या बनेगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ 2 थीटा की जगह थीटा लिया है, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे थीटा लिया है, तो फॉर्मूला बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस बात का ध्यान रखें, एंगल जो है वो हाफ हो जाता है जो भी आपने यूज किया हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अंश और हर दोनों में √2 कॉमन आकर कट जाएगा, इसके पास √2 है, √2 है, √2 है, √2 है, कॉमन आकर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, वो बचेगा tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर कॉस थीटा कॉमन ले लें अंदर ही, ब्रैकेट के अंदर ही कॉस थीटा कॉमन ले लें, अंश और हर में ब्रैकेट के अंदर ही कॉस थीटा अंश और हर में कॉमन ले ले तो कट जाएगा और ऊपर बनेगा 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan थीटा। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है अंदर वो बन रहा है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। tan को खा जाएगा तो पाई बाय 4 प्लस थीटा, थीटा का मान यहां से निकालेंगे तो पहले अपने पास देखो स्टेप समझ लो निकालने के लिए, मान यहां पे है x बराबर cos 2 थीटा, ठीक है, cos पहले जाएगा तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, है ना। लॉजिक बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए बेटा यहां पे इनवर्स में, ऐसा नहीं बस डायरेक्ट भेज दिया, ऐसा नहीं होता भेज दिया, ठीक है, किस प्रकार से भेजा है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये अपन ने भेज दिया पहले यहां पे वैल्यूज को। अब थीटा बराबर कितना बन जाएगा, 1/2 cos इनवर्स x, तो ये आ जाएगा अपने पास थीटा का मान। ये थीटा यहां पुट करेंगे तो पाई बाय 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x, हेंस प्रूव्ड। ये अपना RHS साइड आ गया जो आपको प्रूफ करना था, पाई बाय 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। यहां फॉर्मूला लगाया tan ऑफ a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब ये फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, मैंने मेंशन कर दिए यहां पे, बट याद तो अब आपको ही करने पड़ेंगे। तो और बता देता हूं, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, अगर किसी ने ये यूज किया 1 प्लस कॉस थीटा तो उसके लिए होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर किसी ने यूज किया 1 माइनस कॉस थीटा तो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया पूरा फॉर्मूलों का जोड़, ठीक है, सब आपको यहां पे मैंने मेंशन कर दिया। अब अपने
देख सकते हैं, किसी को कोई फॉर्मूला नहीं आया तो वहां पे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें बोला है यदि a बराबर, ये मैट्रिक्स दी हुई है, आव्यूह दिया हुआ है, और a स्क्वायर माइनस 4a बराबर KI3, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो बेटा सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। तो 122 212 221 122 212 221, ये आ गया ए। ठीक है, ए का ए तो अपने लिख दिया। अब उसके बाद बोला ए स्क्वायर माइनस 4a, कितना बोल रहा है भाई? ए स्क्वायर माइनस 4a, 122 212 221, ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू KI3। मतलब ये कि k के साथ जो है तीसरे ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या इकाई आव्यूह आ रहा है। ठीक है, तीसरे ऑर्डर का इकाई आव्यूह आ रहा है। तो अब करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब यहां पे ए स्क्वायर माइनस 4a बनाना है। चलिए पहले ए स्क्वायर बनाए, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये बनेगा ए स्क्वायर के लिए। दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, तो यहां आ जाएगा 9। ठीक है, फिर आगे क्या बनता है देखें, यह आ जाएगा 2 2 और 4, तो 2 2 4 और 4 8, फिर 2 2 4 और 2 अगेन 8। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, सिंपली दो मैट्रिक्स को, आव्यूह को अपन गुणा कर रहे हैं। दो आव्यूह का गुणनफल सीखने के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 1 2, ये 2 2 और 4, ये फिर से 8 4 1 5 और फिर 4 9 4 प्लस 2 6 और 2 8। फिर चलते हैं 2 2 4 और 2 6। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये अपने पास आ गया 8, ये भी आ गया 8, और यहां बन गया 2 दूनी 4 2 दूनी 4 8 और 1 9। तो ये बन गया अपने पास ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा बन चुका है। अब आते हैं अपन आगे। ए स्क्वायर के बाद अब अपने पास है माइनस का 4a चाहिए, तो 4a बना लेते हैं। 4a इज इक्वल टू 4 8 8 8 4 8 8 8 4, ये आ गया। ए स्क्वायर माइनस 4a करना है, तो ए स्क्वायर माइनस 4a बराबर कितना होगा भाई? ये ए स्क्वायर है अपने पास पूरा, ये 4a है। हर एक पद में से उसकी संगत टर्म को घटाते जाओ। तो पहला यहां पर 9 है, यहां 4 है, बचेगा 5 8 8 0 8 8 0, फिर 8 में से 8 अगेन 0, 9 में से 4 गया 5 0 0 0 5। इसको आप और क्या लिख सकते हैं? 5 1 0 0 0 0 1, सॉरी 0 1 0 एंड 0 0 1। इसको हम बोलेंगे 5i3। हमको बोला है KI3, हमारा आ रहा है 5i3, मतलब K का मान क्या हो गया? K का मान हो गया अपने पास 5। ठीक है, अतः तुलना करने पर K बराबर 5। ठीक है, तो K का मान अपने पास आ गया 5। ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। K की वैल्यू अपन को फाइंड करनी थी और वो आ रही है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर 3 माइनस एक्स जब x 1 से छोटा है, 2 जब x 1 के बराबर है, और 1 प्लस एक्स। ठीक है,
ये अपन को यहाँ पे दर्शाना है, तीनों मान दिए हुए हैं, x बराबर 1 पर संतत है। देखते हैं, 3 माइनस एक्स, 2 और 1 प्लस एक्स, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है एफ एक्स है 3 माइनस एक्स, 2 और 1 प्लस एक्स, एक्स लेस देन 1, एक्स इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन 1। ये तीन यहां पे अपने पास मान है। ठीक है, अब देखें यहां पे 3 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 1, 2 आ रहा है जब x इक्वल टू 1 है, और 1 प्लस एक्स जब x इज ग्रेटर देन 1 है। तो सॉल्व करने के लिए अब अपन यहां पे मान रखना, पुट करते हैं, देखें क्या आती है वैल्यू। जब अपन यहां पे सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, ये तीनों चीजें फाइंड आउट करेंगे। तो x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। फॉर्मूला आपको पता ही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ a माइनस h, है ना। अब यहां पे a की वैल्यू पुट कर दी, a जो 1 है तो 1 के अकॉर्डिंग अपन ने रख दिया a माइनस h। अब मान क्या बनेगा, मान बन रहा है यहां पे 1 माइनस h के लिए इसमें रखे रहेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन अपने पास हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस h। ये वैल्यू देगा, 3 में से 1 गया 2, प्लस का h 0 हो जाएगा, तो ये उसने लेफ्ट हैंड लिमिट दे दी। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट होता है अपना लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। एक से बड़े में 1 प्लस h इसमें रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे रखेंगे तो 1 प्लस x की जगह ये पूरा x है हमारा 1 प्लस h, जो कि अगेन देगा 2। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज फलन का मान, और फलन का मान 1 पर कितना आ रहा है, 2। ठीक है, इसे बोलेंगे अपन फलन का मान। अतः लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान, फलन x बराबर 1 पर संतत होगा। तो फलन x बराबर 1 पर कैसा होगा, संतत होगा, क्योंकि इसके सारे तीनों पॉइंट जो है वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो अपन बोलेंगे x बराबर 1 पर फलन जो है वो संतत है। हमको यही यहाँ पे सिद्ध करना था कि फलन संतत है, और हमने शो कर दिया फलन संतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15वें क्वेश्चन में अब देखो यहाँ वैल्यूज दी हुई है अपन को और सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है वक्र सिद्ध नहीं करना, क्या समीकरण ज्ञात करना है। तो वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, वक्र दिया है भाई, ठीक है। उसके बाद बोला है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 1 है, इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने को दोनों मान ज्ञात करने हैं यहां पे। अब क्या करें कि यहां सबसे पहले अपन वक्र की समीकरण लिखेंगे। ठीक है, वक्र की समीकरण लिखते हैं, तो नंबर 15 में y बराबर क्या है वक्र की समीकरण, वक्र की समीकरण है यहां पे एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा अपने पास, अच्छा इधर चला गया, इधर लेते हैं नंबर 14, y इक्वल टू, मिटा दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। चलो ये तो हो गया। उसके बाद x निर्देशांक 1 है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। x बराबर 1 स्पर्श रेखा के लिए, तो dy अपॉन dx, सबसे पहला काम होगा दोनों का दिए हुए वक्र का अवकलन करना। तो dy अपॉन dx कितना आएगा,
dy अपॉन dx आ जाएगा 3x² माइनस 1। ठीक है, अब x बराबर 1 पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 3 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये बनेगा अपने पास 2। तो बन गया 2, जो कि आ गया m का मान। m1 अपन ने बोल दिया, dy बाय dx 2 आ रहा है। तो स्पर्श, अब बिंदु चाहिए होगा पहले, तो बिंदु निकालते हैं। y बराबर 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 1। तो बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की समीकरण। बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण क्या बनेगी? समीकरण y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। सॉल्व करेंगे 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस का 2 और ये प्लस का 1, तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई यहाँ पे स्पर्श रेखा की समीकरण। अभिलंब की भी पूछी है, अभिलंब की भी निकाल देते हैं। अभिलंब की प्रवणता m2 बराबर माइनस 1/m1, जो कि बनेगा माइनस का 1/2। तो कितना बन जाएगा? y माइनस 1 माइनस 1/2 x माइनस 1। ये बन जाएगा अपने पास 2y माइनस 2 बराबर माइनस x प्लस 1। तो x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। तो अभिलंब की समीकरण आ गई अपने पास x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। ये होगी अभिलंब की। ठीक है, यहां पे निकाली अपन ने स्पर्श रेखा की समीकरण और वहां निकाल दी अभिलंब की समीकरण। दोनों समीकरणें हमसे पूछी गई थी, ये हो जाएगी और ये हो जाएगी। एक ही चीज का फर्क होता है केवल, ये प्रवणता का। अभिलंब की प्रवणता में आप m2 बराबर -1 अपॉन m1 रखते हैं, यही प्रवणता का फर्क होता है दोनों को हल करते समय। अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं, क्या बोला है? एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है जिसमें 0.02 सेंटीमीटर की त्रुटि है। ठीक है, और आपको इसका बताना है आयतन के परिकलन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर जिसमें 0.02 सेंटीमीटर की त्रुटि। ये आता है अपना, कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 15 था बेटा, है ना? ये 15वां प्रश्न है और ये भी 15वां प्रश्न है। और वाला गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r बराबर 9 सेंटीमीटर। चलो, गोले की त्रिज्या दे दी हमें। उसके बाद बोला है उसके आयतन में, उसके आयतन में त्रुटि ज्ञात करनी है। त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और त्रिज्या में त्रुटि 0.02 सेंटीमीटर। अच्छा, 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, देखें जरा। 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपने को दिया हुआ है। अब अपन आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसके अंदर बोला है हमें डेल्टा आर, ये तो आर हो गया, तो डेल्टा आर 0.02 सेंटीमीटर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब ये है कि आयतन में त्रुटि जो है वो आर के सापेक्ष कैलकुलेट की गई है, तभी तो ये डेल्टा आर ये बनेगा डी आर में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मान बनता है। तो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा हमारा डेल वी बराबर dv अपॉन डी आर मल्टीप्लाई डेल्टा आर।
तो ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये बनेगा पाई 3r² डेल्टा r। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 4 पाई r² मल्टीप्लाई डेल्टा r। वैल्यू पुट करें तो 4 पाई r² दैट इज 9 का स्क्वायर, और डेल्टा r अपने पास हो जाएगा 0.02। ठीक है, दोनों को गुणा करते हैं तो यहां पे आ जाएगा अपने पास 9 81 ये जाएगा है ना 81 और 8, 4 दूनी 8, 8 कम 8 8 64, तो आ जाएगा 6.48 पाई डेल्टा v। मतलब आयतन में सन्निकटन त्रुटि कितनी आई? 6.48 पाई। अब यहां देखें तो अपन ने आयतन का त्रिज्या के सापेक्ष किया है, ठीक है, तो यहां पे जो बनेगा वो बनेगा अपने पास यूनिट 6.48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया r। ओके, तो वैल्यू आ गई डेल्टा v, नहीं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां ये भी बोल सकते हो बेटा सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, लेकिन ये भी बोल सकते हो आप सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया गोले की त्रिज्या अपन ने 9 दी हुई थी, उसका गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दी गई थी, जो उसमें त्रुटि थी वो थी 0.02 सेंटीमीटर की। हमने उसके आयतन में सन्निकटन त्रुटि प्राप्त करी और वो आ रही है 6.48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन कर लिया हमने 15 कंप्लीट। अब आगे के प्रश्न करेंगे अपन आगे की क्लास में, तब तक आप यहां तक की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए और सभी पेपर्स के सॉल्यूशन को पूरा तैयार कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक बने रहना है और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, बिनोरी लाइव क्लासेस को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।